हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 के इतिहास को। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पहले अध्याय को, जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। यानी फ्रांसीसी क्रांति को हम लोग जो है इस चैप्टर में पूरा कवर करेंगे। जानेंगे कि क्या थी फ्रांस की क्रांति, क्यों हुई, क्या इसके पीछे रीजन रहे और इसके क्या परिणाम देखने को मिले। साथ ही फ्रांस पर तो इसका प्रभाव पड़ा ही, फ्रांस के अलावा अन्य देशों पर इस क्रांति का क्या असर पड़ा, ये सभी हम लोग जो है इस अध्याय में कवर करने वाले हैं। आइए अध्याय को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 14 जुलाई 1789 ईस्वी को 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हम लोग देखते हैं पेरिस शहर को, कि पेरिस शहर जो है उस समय किस तरीके से दिख रहा है। तो 14 जुलाई 1789 को अगर हम पेरिस शहर के बारे में वर्णन करें तो पेरिस शहर जो है वहां आतंक का माहौल है। जो सेनाएं हैं, राजा की जो सेनाएं हैं, लुई 16 जिसका नाम आप लोग सुने हैं, तो राजा की जो सेनाएं हैं वो प्रवेश कर रही है शहर में। और शहर में प्रवेश करने से शहर के लोगों में जो है आतंक का माहौल व्याप्त है। यानी आतंक जो है जब आसानी से लोगों को देखने को मिल रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि अफवाह फैल चुकी है, और अफवाह ये फैली हुई है कि राजा ने सेना को जो है नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया है। और ऐसी स्थिति में पूरे शहर में जो है आतंक का माहौल है। इसी क्रम में जो लोग हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं टाउन हॉल के पास। पेरिस शहर का जो टाउन हॉल है उसके सामने जो है लोग एक एक करके इकट्ठे होने लगे। एक ही इस तरह की अफवाह है, सुने हैं कि राजा ने जो है नागरिकों पे गोलियां चलाने की जो है इजाजत दी है। परिणाम यह हुआ कि औरत और मर्द जो है टाउन हॉल के पास इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। सुबह सुबह का समय है, एक एक करके जो है संख्या बढ़ती जाती है और ये संख्या 7,000 तक पहुंच जाती है। 7,000 औरत और मर्द जो है टाउन हॉल के सामने खड़े हो जाते हैं। खड़े हो जाने के बाद जो है उनके सामने यही चीजें चलती है, एक दूसरे में यही चर्चा होती है कि क्या राजा ने सेना को नागरिकों पे गोली चलाने का आदेश दिया है। और चारों तरफ जो है, चूंकि ये अफवाह बन चुकी थी, तो चारों तरफ इसी की चर्चाएं हो रही है। इसी बीच ये लोग जो है अपनी जो है एक तरीके से कहा जाए कि जो झुंड है वो तय करती है कि हम लोग भी सेना का डटकर मुकाबला करेंगे। और इसके लिए ये लोग जो है क्या करते हैं, हथियारों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि कहां से हम लोग जो है हथियार इकट्ठा करें। और इसी को लेकर के ये जितने सरकारी भवन हैं, सरकारी कार्यालय हैं, उनमें घुसना शुरू कर देते हैं। यानी जबरदस्ती जो है ये सरकारी भवनों में घुसना शुरू करते हैं। किस लिए? हथियार के लिए। परिणाम ये होता है कि संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इसी क्रम में ये लोग जो है सरकारी भवनों में प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। पेरिस शहर का पूर्वी अगर हम हिस्सा देखें तो उसी जगह पर जो है बेस्टिल था। बेस्टिल जो है एक कारागृह था, आप कह सकते हैं जेल थी बेस्टिल में। और वो जेल जो था उस समय के जो शासक थे उनकी निरंकुशता का प्रतीक था। यानी वो एक तरीके से कहा जाए कि फ्रांस के लोगों के लिए घृणा का प्रतीक था बेस्टिल। ऐसी स्थिति में एक जो संख्या थी, एक टुकड़ी जो थी, वो पूर्वी शहर की ओर जाती है, पेरिस के पूर्वी शहर की ओर। और जाने के बाद जो है वो बेस्टिल की ओर आगे बढ़ती है, क्योंकि उन लोगों को मालूम था या अनुमान था कि बेस्टिल जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है घृणा का प्रतीक है या निरंकुश शासन का जो है एक सिंबल है। इसलिए जरूर वहां जो है हमें बड़ी संख्या में हथियार या गोला बारूद मिलेंगे। ऐसे में ये लोग जो है बेस्टिल की ओर कुछ करते हैं और जाने के बाद जो बेस्टिल का किला है उसको ये लोग तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद जो है, तोड़ते तो है ही, वहां के जो जेल में कैदी होते हैं जिनकी संख्या मात्र 7 है,
उनको ये लोग क्या करते हैं, आजाद कर देते हैं। आजाद करने के साथ साथ जो वहां का कमांडर है, बैस्टिल का जो कमांडर है, वो इन लोगों से झड़प में जो है मारा जाता है। यानी ये लोग जो है बैस्टिल के कमांडर को मार देते हैं और इस तरीके से मार करके ये लोग जो है 7 कैदी छुड़ा लेते हैं। ऐसी स्थिति में चूंकि बैस्टिल का जो किला था वो निरंकुशता का प्रतीक था, ऐसी स्थिति में बैस्टिल के जो किले के टुकड़े हैं इसको बाजारों में बेचा जाता है और बेचने के साथ साथ जो है वैसे लोग जो है इनको खरीद लेते हैं जो स्मृति चिन्ह के रूप में जो है इसे सजाना चाहते हैं। तो वे लोग जो होते हैं बैस्टिल किला के अवशेष को जो है खरीद लेते हैं और खरीदने के साथ साथ जो है एक तरीके से कहा जाए कि जो घृणा इन लोगों के अंदर थी वो साफ साफ नजर आती है कि ये लोग पूरी तरीके से बैस्टिल को जो है तहस नहस कर देते हैं। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि तत्कालीन जो शासक थे उनके खिलाफ जनता में कितना ज्यादा रोष था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इस घटना के बाद कौन सी घटना, जो बैस्टिल का पतन हुआ 14 जुलाई 1789 की जो घटना थी उसका जो असर जो है पेरिस में तो देखने को मिला ही, देश के अन्य देहाती क्षेत्रों में भी देखने को मिला। परिणाम यह हुआ कि पेरिस में जो है एक कहा जा सकता है कि घटना घटी ही गांव के जो देहाती क्षेत्र है वहां भी जो है इस तरह की कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली। और ये घटनाएं जो अगर गांव और देहातों में देखें तो ये घटनाएं सबसे ज्यादा किस वजह से हुई कि कीमत बढ़ा दी गई। पाव रोटी की जो कीमत थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। बाद में हम जो है इसको विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन पाव रोटी की जो कीमत थी वो सबसे ज्यादा बढ़ गई और इसी के विरोध में जो है जगह जगह जो है कई सारे घटनाएं घटी। अब अधिकांश इतिहासकारों को हम देखें, अधिकांश इतिहासकार जो है इस घटना को एक बड़े घटना के रूप में देखते हैं। कहते हैं कि वे 1789 की जो बैस्टिल में क्रांति हुई वो एक बड़े घटनाक्रम की शुरुआत थी और इसी घटनाक्रम का जो है एक तरीके से कहा जाए कि परिणति हुई। अंत में चल करके जो है लुई 16 को जो फांसी दिया गया वो, यानी फ्रांस में जो निरंकुश शासक थे उनको फांसी दी गई। इसी घटना का क्या था, क्रम था, यानी यहीं से शुरुआत हुई और अंत में चल करके फ्रांस में जो निरंकुश शासन व्यवस्था थी उसका अंत हुआ। तो इस तरीके से ये घटना जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो घटनाएं घटी और एक बड़े रूप में जो है निरंकुश शासन के अंत के रूप में देखा गया, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में जो है हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहे। धन्यवाद।